वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता को किसी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जाहिर करने का अधिकार होता है और सरकार को इस सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए। जब भी जनता के किसी हिस्से में सरकार के रुख की वजह से असंतोष पैदा हो तो यह जिम्मेदारी सरकार की ही होती है कि वह संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाले। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि अगर सरकार की उदासीनता की वजह से लोग अपनी बात कहने पर सड़क पर उतरें तो उन्हें रोकने के लिए बातचीत की गुंजाइश निकालने के बजाय दमन का रास्ता अख्तियार किया जाए। नीट 2026 के प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर जब विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की तो सरकार के पास वक्त था कि वह संवाद के जरिए एक आदर्श समाधान सामने रखे। अगर इस दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका होती तो उसे नियंत्रित करने के लिए भी हर वह विकल्प आजमाए जाने चाहिए थे जिससे प्रदर्शन बेलगाम न हो और न ही पुलिस को हिंसक बल प्रयोग करने की जरूरत पड़े। मगर अपनी मांगों के साथ संसद मार्च का आह्वान करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने जैसी सख्ती दिखाई उससे यह सवाल उठा है कि सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे और जनता के संवैधानिक अधिकारों को कैसे देखती है। गौरतलब है कि नीट प्रश्न पत्र लीक होने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। मगर इस क्रम में ज़्यादा गंभीर आरोप यह सामने आया कि आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से पैलेट गन भी चलाया गया। वहीं पुलिस के इस रवैये के विरोध में जब देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हुए तो वहां भी गैर जरूरी तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया गया। एक अन्य आरोप के मुताबिक बिहार के सिवान में एक पुलिसकर्मी ने AK-47 राइफल से विद्यार्थियों पर गोलियां चलाईं। सवाल है कि महज प्रश्न पत्र लीक होने के मसले पर अपना विरोध जताने वालों के खिलाफ घातक हथियार चलाने की हद तक जाकर पुलिस आखिर क्या संदेश देना चाहती है। क्या ऐसे आरोपों के बाद अनिवार्यता की दलील पर विद्यार्थियों के खिलाफ ऐसे बर्ताव को उचित ठहराया जा सकता है। यूं आज के दौर में अमूमन हर सार्वजनिक गतिविधि की जीवंत तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह के आरोप भी लगे तो क्या यह संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर सवालिया निशान नहीं है। कायदे से अपनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों को लेकर खुद सजग रहना चाहिए था। मगर विचित्र है कि
यह सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण और कानून सम्मत प्रदर्शन का अधिकार संविधान के हाथों संरक्षित है और केवल आंदोलन करने के आधार पर लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन खत्म होने के बाद कई जगहों से ऐसी खबरें आईं कि हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाकर कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह आंदोलनकारियों से किए गए वादे से सरकार के मुकरने की तरह है, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह बेवजह नहीं है कि विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका मिला है कि पूरा तंत्र विद्यार्थियों के खिलाफ जानलेवा तरीके से खड़ा है। यह विचित्र बात है कि एक तरफ भारत अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, मशीनीकरण और कृत्रिम मेधा पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर गंदे नालों और सीवेज टैंक की सफाई आज भी बिना सुरक्षा उपकरणों के हाथ से कराई जा रही है, जो कई बार मौत का कारण बन जाती है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 150 में बीते शनिवार की रात को हुई, जब सीवेज टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक श्रमिक और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। आखिर क्या कारण है कि तमाम दिशा निर्देशों और नियम कानून के बावजूद उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि सफाई कार्य से जुड़े लोग समाज के निचले और कमजोर तबके के होते हैं, जिनकी शासन प्रशासन तक सीधी पहुंच नहीं होती? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इन श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपायों के जोखिम भरे कार्य में कैसे झोंक दिया जाता है? सरकार की ओर से बीते मार्च में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से देश में सीवर और सीवेज टैंक की सफाई के दौरान करीब 622 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 539 परिवारों को ही पूरा मुआवजा मिल पाया। ये वे आंकड़े हैं जिन घटनाओं की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई, मगर इससे कहीं अधिक मामले ऐसे होते हैं जो कहीं दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे में न तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है और न ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल पाती है। देश में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर वर्ष 2013 में कानून बनाया गया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को सीवर या सीवेज टैंक में बिना सुरक्षा मानकों के उतारना प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में एक अहम फैसले में कहा था कि इस तरह के कार्य के दौरान होने वाली हर मौत के लिए सरकार जवाबदेह है।
इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यह सीधे तौर पर शासन प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा है। स्टॉप।